कब जला कोयल? कोयल कब जला? चलिए शांत हो जाइए दोस्तों। चलिए हल्ला हल्ला करने से नौकरी ना होगा, ठीक है? शांत रहिए, शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। चलिए दोस्तों, बायोलॉजी वाला मूड में लाइए माइंड को। बेटा पीछे में जगह है ना, तो पीछे में बैठाइए ना, हो जाइए ना पीछे में, आराम से बैठिए ना। तो जगह नहीं है तो ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन से बोला तो टॉपर बन रहा है अब। बांधा तो चालू हो जाएगा, और क्या? कहां तक क्या हुआ था? अच्छा अच्छा अच्छा, देखे तो क्लासिफिकेशन यह शुरू से हो गया था ना? ओके ओके ओके। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ रहे थे, पौधों की दुनिया के बारे में पढ़ रहे थे। और पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं सारे के सारे एक जैसे तो है नहीं, ये आप भी अंदाज किए होंगे। पौधों में काफी भिन्नताएं हैं। तो यही समझना है कि आखिर इस पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे हैं वह कितने प्रकार के हैं, और जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको एक किंगडम यानी कि प्लांट किंगडम में रखा गया है। प्लांट किंगडम में 5 फाइलम आपको हम बताए थे। तो सारे के सारे पौधे प्लांट किंगडम के अंतर्गत हैं। और इस प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। एक क्रिप्टोगेम, हिंदी में भी यही कहते हैं, और दूसरा फेनरोगेम। या यूं कहिए कि प्लांट किंगडम सारे के सारे प्लांट 2 भाग में डिवाइड हुए, क्रिप्टोगेम और फेनरोगेम। डिवाइड करने का आधार क्या है, बांटने का आधार क्या? आधार यही है कि क्रिप्टोगेम के अंतर्गत उन सारे पेड़ पौधों को रखा गया है जिसमें ना कभी फूल बनते हैं, अब फूल नहीं बनने के कारण बीज भी नहीं बनते, ना फूल बनते हैं ना बीज बनते हैं। हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए।
तो क्रिप्टो गेम के अंतर्गत वे पौधे को रखा गया है जिसमें फूल नहीं होते हैं, जिसमें बीज नहीं होते। आप भी कई सारे ऐसे पौधे को देखे होंगे जिसमें कभी फूल नहीं लगते। खासकर घरों पर जो हम सजावटी पौधे लगाते हैं जिसके पत्ते ही रंग बिरंगे होते हैं, अब देखे होंगे कुछ में कभी फूल नहीं खिलते, बस नए नए पत्ते आते रहते हैं। पत्ते कलरफुल होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, लोग गमलों में लगाते हैं। तो वे सारे पौधे जिनमें फूल और बीज नहीं होते हैं उन्हें क्रिप्टो गेम के अंतर्गत रखा गया है, या फिर क्रिप्टो गेम के अंतर्गत जितने भी पौधे आते हैं उन सारे पौधे में ना तो जीवन भर फूल लगते हैं और ना ही बीज बनते हैं। अब बस फेनरो गेम वो पौधे का समूह है जिसमें फूल और बीज होते हैं। कुछ फेनरो गेम में फूल नहीं होते हैं लेकिन फिर भी उसमें बीज होते हैं। तो क्रिप्टो गेम में फूल और बीज नहीं होते हैं, जबकि फेनरो गेम के समूह के पौधे में फूल और बीज होते हैं। अब यह क्रिप्टो गेम 3 भागों में डिवाइड है, यानी क्रिप्टो गेम को पुनः 3 फाइलम में बांटा गया है। थैलोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। हिंदी नाम भी दोस्तों यही है, थैलोफाइटा ही है, ब्रायोफाइटा ही है और टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में पी साइलेंट रहता है। तो क्रिप्टो गेम को 3 फाइलम में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अर्थात थैलोफाइटा में भी कभी फूल और बीज नहीं आएंगे, ब्रायोफाइटा में भी कभी फूल और बीज नहीं आएंगे और टेरिडोफाइटा वाला पौधा में भी कभी भी फूल और बीज नहीं आएंगे। और फेनरो गेम के अंतर्गत 2 फाइलम है, एक जिम्नोस्पर्म, एक जिम्नोस्पर्म। अरे क्या करके रखा है जी, इसको पहले काहे चेक करके रखता है। देखो कितना नंबर पे है, तो 2 पॉइंट पर करके रखो ना, 12 तक है। जिम्नोस्पर्म और दूसरा क्या है, एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यानी जिम्नोस्पर्म में भी बीज होते हैं लेकिन फूल नहीं होते हैं, और एंजियोस्पर्म में फूल और बीज दोनों होते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो पूरे प्लांट किंगडम 3 और 2 5 फाइलम में डिवाइड है। पूरे के पूरे प्लांट किंगडम 3 और 2 5 फाइलम में डिवाइड है, यानी कि इस पृथ्वी पर आपको 5 टाइप्स के पौधे मिल सकते हैं, 5 टाइप्स के। अब आइए एक एक करके समझते हैं कि थैलोफाइटा की क्या विशेषताएं हैं, ब्रायोफाइटा की क्या विशेषताएं हैं, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और एक बात तो यहां पर क्लियर हो चुकी है कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ऐसे पौधे के फाइलम या समूह है जिसमें कभी फूल और बीज नहीं लगेंगे। जिम्नोस्पर्म में आपको बता दिए फूल तो नहीं खिलते हैं परंतु बीज होते हैं। एंजियोस्पर्म में फूल और बीज दोनों होते हैं। तो आइए, आपका प्लांट किंगडम टोटल कितने फाइलम में डिवाइड हुआ है? तो आइए, हमारा सबसे पहला फाइलम है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा की सबसे बड़ी जो विशेषताएं हैं थैलोफाइटा की, कि थैलोफाइटा में ऐसे पौधों को रखा गया है जिसमें ना तो जड़ होते हैं, ना ही तना होते हैं और ना ही पत्ती होते हैं। ऐसे पौधे जिसमें जड़, तना, पत्ती कुछ भी नहीं होते हैं, वो सारे के सारे पौधे किसके अंतर्गत है? या फिर थैलोफाइटा के अंतर्गत
ऐसे पौधों को रखा गया है जिनमें जड़, तना, पत्ती कुछ भी नहीं होता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जड़, तना, पत्ती कुछ है ही नहीं, तो फिर यह पौधा कैसे हुआ? तो पौधा होने की, प्लांट होने की बड़ी जो सबसे विशेषता है वो है कि कोशिकाओं में किसकी मौजूदगी होना? अगर किसी सजीव के कोशिका में प्लास्टिड, खास करके कौन प्लास्टिड? क्लोरोप्लास्ट हो, और उस क्लोरोप्लास्ट के भीतर अनिवार्य रूप से क्या हो? क्लोरोफिल हो, ठीक है, क्लोरोफिल हो, तो उसे क्या माना जाता है? यानी प्लांट की सबसे बड़ी विशेषताएं या पौधों की विशेषताएं ये नहीं है कि उसमें अनिवार्य रूप से जड़, तना, पत्ती होनी चाहिए। पौधों के अंतर्गत उन सभी सजीवों को डाल दिया गया है, या प्लांट किंगडम के अंतर्गत वे सभी सजीव आते हैं जिनके कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल मौजूद है। तो प्लांट होने के लिए आवश्यक नहीं है कि जड़ हो, तना हो, पत्ती हो। प्लांट होने के लिए आवश्यक यह है कि वे मल्टी सेलुलर हो, बहुकोशिकीय हो, और उनके कोशिकाओं में क्या हो? तो थैलोफाइटा के अंतर्गत जो भी पौधे हैं दोस्तों, वो इन शर्तों को पूरा करते हैं। वे मल्टी सेलुलर हैं, उनके कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल मौजूद है, इसीलिए वो पौधा है। लेकिन उनमें जड़, तना, पत्ती कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सभी पौधे जिनमें ना तो जड़, ना ही तना, ना ही पत्ती होते हैं, क्या कहलाते हैं? या किस फाइलम के पौधों में जड़, तना, पत्ती कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इनमें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल होता है। क्लियर हो गया? पौधों की सबसे बड़ी विशेषता समझ गए ना? अब आप आइए कि अगर इसमें कुछ है नहीं, तो एक बात तो बनती है कि आपको लगेगा कि ये देखने में कैसा होता है। जड़, तना, पत्ती कुछ भी नहीं है, तो फिर इस पौधों की आकृति कैसी है दोस्तों? तो इस पौधों की आकृति जैसी भी हो, ठीक है, इस पौधों की आकृति जैसी भी हो, उस आकृति को कहते हैं थैलस आकृति। क्या कहते हैं दोस्तों? थैलस आकृति। क्या कहते हैं? थैलस आकृति वाला पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलस आकृति का पौधा। थैलस को हिंदी में कहते हैं सुकाय। क्या कहते हैं? सुकाय कहते हैं। सुकाय, सुकाय। तो आप थैलस नाम याद रखिए, क्योंकि अब थैलस ही चल रहा है। तो इस पौधे की आकृति यानी थैलोफाइटा समूह के पौधों की आकृति कैसी होती है? थैलस की समान होती है। अब आपको ये ख्याल आ जाएगा कि फिर ये थैलस कैसे होता है? थैलस एक थैली के समान संरचना है। आपको हम सबसे बेहतर एग्जाम्पल देते हैं और सब उस एग्जाम्पल से परिचित होंगे। क्या बरसात के समय मट्टियों पर हरे परत या गीले दीवारों पर हरे परत का बना हुआ देखें आप, वो प्लांट है, उसको काई बोलते हैं। विज्ञान में, साइंस में उसे शैवाल बोला जाता है। उस आकृति को आप देखें ना, वो आकृति, वो पौधा है, वो प्लांट है। बरसात के समय जमीन पर बनने वाले हरा परत या भीगे दीवार पर बनने वाले काली परत, वो पौधा है, प्लांट। उसको काई बोलते हैं, साइंस में उसे शैवाल बोलते हैं। और वो जो आकृति आप देखते हैं उसकी, वही आकृति क्या है? थैलस आकृति। अर्थात जिन पौधों में ना तो जड़, ना ही तना, ना ही पत्तियां होती है, उस पौधों की आकृति थैलस के समान होती है। जिन पौधों में ना जड़, ना तना, ना पत्तियां होती है, उस पौधों की आकृति किसके समान होती है? थैलस के समान होती है। तो दो बात क्लियर हो गया। अब आइए कि ये पौधा आपको दिखेगा कहां? ठीक है, थैलोफाइटा समूह के पौधे रहते कहां पर है? तो एक बात तो क्लियर है कि थैलोफाइटा में जड़, तना, पत्ती कुछ भी नहीं होता है। और आप इतना तो अनुमान लगाए होंगे कि कोई भी पौधा स्थल पर रहे, इसके लिए उसमें जड़ का होना अनिवार्य है। क्या ऐसे पौधे स्थल पर रह सकते हैं जिनमें जड़ ना हो? क्योंकि स्थल पर खड़ा रहने के लिए पौधों में जड़ का होना अनिवार्य है। जड़ ही उसे स्थल पर खड़ा रहने में क्या करता है? मदद करता है।
थैलोफाइटा समूह के पौधों में जड़ होता है? होता है। तो क्या थैलोफाइटा समूह का पौधा स्थल पर रहने के योग्य है? नहीं है। अर्थात थैलोफाइटा का अगर आवास की बात करिएगा कि ये कहां कहां रहते हैं, तो थैलोफाइटा समूह का पौधा जो होते हैं वो क्या होते हैं? जलीय होते हैं। स्थल पर रहने के योग्य है ही नहीं। हाँ, स्थल पर आपको मिलेगा। कहां पर मिलेगा? दलदल में मिलेगा। ऐसे जगह जहां किसकी उपस्थिति हो? पानी या नमी की लगातार उपस्थिति हो। यह स्थल पर नहीं रहेगा। अगर जिस स्थल पर है तो समझिए उस स्थल पर नमी की मात्रा हमेशा क्या होती है? बनी। जैसे भींगा दीवार पर आपको मिल जाएगा शैवाल, क्योंकि इसमें जड़ नहीं होता है। और जड़ नहीं होने के कारण यह ऐसे जगह पर रहेगा जहां इसे पानी की आपूर्ति मिलता रहे, क्योंकि यह पौधा है, इसको प्रकाश संश्लेषण करना पड़ेगा भोजन बनाने के लिए। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए जल अनिवार्य है। जल की अनुपस्थिति में आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। चूंकि पौधा है, इसे प्रकाश संश्लेषण करना, इसे जल की जरूरत है। और जितने भी पौधे हैं, स्थलीय पौधे हैं, जड़ वाले पौधे हैं, वे अपने जड़ से ही जल को खींचते हैं। थैलोफाइटा में जड़ ही नहीं होता, इसीलिए वह उन्हीं जगह पर रहते हैं जहां पानी की आपूर्ति इन्हें अपने आप लगातार मिलता रहे। अधिकांश थैलोफाइटा के पौधे जलीय होते हैं। जल में सभी प्रकार के जल, अर्थात लवण जल में भी रहते हैं और मीठे जल में भी रहते हैं। नदी में, तालाबों में, झरनों में, समुद्र में, तीनों जगह पर रहते हैं। तो थैलोफाइटा समूह के पौधे कहां रहते हैं यह क्लियर हो गया। कैसे दिखते हैं ये क्लियर हो गया। कहां रहते हैं ये क्लियर हो गया। अगली बात समझिए कि थैलोफाइटा समूह के पौधे प्रजनन कैसे करते हैं, ये बात जानना जरूरी है। प्रजनन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पृथ्वी पर से उस सजीव का अस्तित्व मिट जाएगा। और जब पौधों की प्रजनन की बात करिएगा तो पौधों के प्रजनन अंग फूल फ्लावर होते हैं, लेकिन इसमें तो फूल होता नहीं है। तो सवाल फिर यह कि अपने संख्या कैसे बढ़ाते हैं या प्रजनन ये कैसे करते हैं। पौधों का प्रजनन अंग क्या है? फूल है। जिन पौधों में फूल खिलते हैं, और अधिकांश पौधों में फूल खिलते हैं, तो उनमें प्रजनन फूलों के माध्यम से होता है। फूल खिलते हैं, फल बनते हैं, बीज बनते हैं, बीज से नया पौधा बनता है। लेकिन इसमें आप जान चुके, इसमें फूल बीज कुछ भी नहीं होता। तो फिर अगला सवाल यही है कि थैलोफाइटा अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं, थैलोफाइटा प्रजनन कैसे करते हैं। तो इसमें प्रजनन प्रायः अलैंगिक विधि द्वारा होता है। किस विधि के द्वारा? अलैंगिक विधि का चर्चा हम 3 नंबर चैप्टर में भी किए थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 2 प्रकार के रिप्रोडक्शन बताए थे ना आपको। ऐसे रिप्रोडक्शन जिसमें 2 बॉडी मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जब अकेले जीव में क्षमता हो अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की, यानी मेल फीमेल की कोई जरूरी नहीं है, तो समझिए कौन सा रिप्रोडक्शन। तो इस थैलोफाइटा समूह के पौधों में अधिकांशतः अलैंगिक जनन होता है। अपवाद स्वरूप लैंगिक जनन होता है, लेकिन अधिकांशतः क्या होता है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के भी कई प्रकार है दोस्तों। अलैंगिक जनन के भी कई प्रकार है। तो किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है? तो अलैंगिक जनन का प्रकार है एस्पोरुलेशन। एस्पोरुलेशन, इसको हिंदी में कहते हैं बीजाणु जनन। क्या कहते हैं? बीजाणु जनन। इससे पहले जब हम फंगी पर आ रहे थे, आपको फंगी याद है? भूल गए? तो फंगी में भी बताए थे, कवक में भी इसी तरह से प्रजनन हो रहा था। ठीक उसी तरह इस थैलोफाइटा समूह के में प्रजनन हो रहा है।
अगर भूल गए तो थोड़ा सा फिर जान लीजिए कि बीजाणु जनन बड़ी आसान तरीका, वैसे जितना भी अलैंगिक जनन है बड़ी आसान तरीका से होता है, नो किचकिच। इसमें क्या होता है दोस्तों, बीजाणु जनन में सबसे पहले पौधे के शरीर में एक थैली बनती है। इस थैली को कहते हैं एस्पोरेंजिया, हिंदी में कहते हैं बीजाणु धानी। सबसे पहले जैसे ही पौधा परिपक्व हुआ यानी वयस्क बना, उसके शरीर में एक पैकेट थैली के समान संरचनाएं बनने लगती है। इन थैली को क्या कहा जाता है, बीजाणुधानी कहा जाता है। अब फिर बीजाणुधानी के अंतर्गत दोस्तों एकदम छोटे छोटे गोलाकार संरचनाएं बनने लगती हैं, छोटे छोटे ढेर सारे अनगिनत गोलाकार संरचनाएं बनने लगती है। ये जो बीजाणुधानी के अंतर्गत या एस्पोरेंजिया के अंतर्गत तो ये ढेर सारे छोटे छोटे बीजाणुधानी उत्पन्न होते, छोटे छोटे गोलाकार संरचनाएं बनते हैं। इस गोलाकार संरचनाओं को दोस्तों, इस गोलाकार संरचनाओं को कहते हैं बीजाणु। क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं, एस्पोर कहते हैं इंग्लिश में, बीजाणु। अब फिर ये बीजाणु परिपक्व होते हैं, जैसे ही परिपक्व होते हैं बीजाणुधानी फट जाता है, यानी बीजाणुधानी का जो ऊपर वाला लेयर होता है वो फट जाता है, और ऊपर वाला लेयर बड़ी मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि अगर बारिश में पत्थर गिरने लगे तो भी बीजाणुधानी फूटता नहीं है। यानी बीजाणुधानी की जो ऊपरी परत होती है काफी मजबूत परत होती है, बारिश की बूंदों से, बारिश के पत्थर से, यानी कि कई प्रकार के पर्यावरणीय आपदाओं को झेलने में सक्षम होता है। कौन, बीजाणुधानी की ऊपरी परत। लेकिन जैसे ही इसके अंदर का बीजाणु परिपक्व होता है ये फट जाता है, सारे बीजाणु बाहर निकल जाते हैं, और हर बीजाणु में इतनी क्षमता रहती है कि वे नए सजीव को पैदा कर सके, नए थैलोफाइटा समूह के पौधों को पैदा कर सके। तो इस तरह से थैलोफाइटा समूह के पौधों की प्रजनन होता है। यानी थैलोफाइटा समूह के पौधे अधिकांशतः किस विधि से प्रजनन करते हैं, और कौन सा अलैंगिक जनन करते हैं दोस्तों, कौन सा अलैंगिक जनन करते हैं, बीजाणु जनन करते हैं। बीजाणु जनन में क्या होता है देख रही है ना, कुछ नहीं होता, पैकेट बनता है, पैकेट में चॉकलेट बनता है, निकल जाता है सीधा, याद रखिए। कोई दिक्कत होगा तो इससे सीधा सवाल तो यही पूछेगा कि बीजाणुधानी थैलोफाइटा समूह के पौधों में किस प्रकार से प्रजनन होता है, आपको कहना बीजाणु जनन होता है। और इससे प्रश्न तो लास्ट में करवाते ही पढ़ाते हैं, तो इतनी बात दोस्तों याद रखना। थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत ऐसे पौधे को रखे गए जिसमें जड़, तना, पत्ती कुछ भी नहीं होता है। अगर पौधे में जड़, तना, पत्ती आई नहीं तो पौधा है कैसा, तो पौधा है किसके समान, थैलोफाइटा समूह के पौधों की आकृति थैलस के समान होती है। अब सवाल है क्या पौधा होने के लिए जड़, तना, पत्ती का होना आवश्यक है क्या, नहीं। पौधे होने के लिए जड़, तना, पत्ती का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि पौधे होने के लिए कोशिकाओं में कोलोप्लास्ट और कोलोफिल का होना आवश्यक है, और उन शर्तों को ये पूरा करते हैं। और प्लांट किंगडम में होने के लिए एक और शर्त है कि मल्टी सेलुलर होना पड़ेगा। ये थैलोफाइटा समूह के पौधे में जड़ नहीं होने के कारण ये स्थल पर रहने के योग्य नहीं है, इसलिए थैलोफाइटा समूह के अधिकांश पौधे जलीय होते हैं, दलदल में उगते, नमी होते उपस्थित, नमी की उपस्थिति जहां बनी रहती है वहां ये उपस्थित रहते हैं। आप बरसात के समय ही काई को देखते होंगे, जेठ के दोपहर में काई दिखेगा आपको नहीं, बरसात खत्म काई खत्म, क्योंकि जब तक बरसात हो रहा था तब तक उसे नमी की आपूर्ति लगातार मिल रही थी। बरसात बंद हुआ, नमी की आपूर्ति बंद होगी, बेचारा को पानी मिला नहीं, प्रकाश संश्लेषण कर नहीं पाया, भोजन नहीं बना पाया, मर गया। बरसात के इस सीजन में 4 दिन बरसात नहीं होता, देखते खराब होने लगता है काई, सबको लगता है कि धूप था जल गया।
ऐसा कुछ भी नहीं होता था। बरसात बंद हुआ, पानी की आपूर्ति बंद हुई, प्रकाश संश्लेषण बंद हुआ, भोजन बंद हुआ, संचित भोजन 1-2 दिन चलता है, उसके बाद वो मर जाता है। किस तरह से प्रजनन होता है? तो थैलोपाइटा का सारा कुछ क्लियर हो गया। थैलोपाइटा के पौधे कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्लियर हो गया। कहां रहते हैं, क्लियर हो गया। कैसे प्रजनन करते हैं, क्लियर हो गया। अब आइए ये जानने का प्रयास करते हैं कि थैलोपाइटा में किन पौधों को रखा गया है। थैलोपाइटा के अंतर्गत जो पौधे आते हैं दोस्तों, उनमें सबसे प्रमुख है आपको अलगी, यानी क्या? शैवाल। ये शैवाल क्या है? ये पौधा है। किस फाइलम का पौधा है? थैलोफाइटा का पौधा है। तो थैलोफाइटा समूह का जो सबसे प्रमुख पौधा है वो क्या है दोस्तों? शैवाल है। शैवाल। उसके बाद लाइकेन आते हैं, तो लाइकेन को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर थैलोफाइटा समूह के मुख्य पौधा की बात करिएगा वो क्या है? शैवाल। अब शैवाल में क्या लक्षण है? तो जो लक्षण आप थैलोफाइटा का पढ़े सेम लक्षण इसमें है। यानी शैवाल में भी जड़ तना पत्ती कुछ भी नहीं होता है। शैवाल का शरीर थैलस के समान होता है। शैवाल बीजाणु जनन के द्वारा प्रजनन करते हैं। शैवाल जलीय होते हैं, नम भूमि पर दलदल में उगते हैं। यानी हर वो विशेषताएं जो हम थैलोफाइटा के संदर्भ में पढ़े हैं वो विशेषताएं पाए जाते हैं किन पौधों में? तो शैवाल यानी कि अलगी पौधा है। किस फाइलम का पौधा है? कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए ना। और एक दूसरा पौधा हम आता है लाइकेन। कौन आता है? लाइकेन को भी हम थैलोफाइटा के अंतर्गत रखें। अब आइए दोस्तों, हम लोगों का अस्तित्व या जंतुओं का अस्तित्व पौधों पर टिका हुआ है। पौधा नहीं तो सारे जंतु का अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। हम अपने जरूरत के उत्पाद किससे प्राप्त करते हैं? पौधों से ही बात। तो अब ये देखना कि ये थैलोफाइटा समूह के पौधे हमारे लिए, खासकर मानव समुदाय के लिए लाभदायक है कि नहीं? आप कई पौधे देखेंगे जो हमारे लिए काफी लाभदायक है। सब्जी के पौधे, तिलहन फसल, दलहन फसल, ये सब पौधे को हम उपजाते हैं और हम अपने आवश्यकताओं के पदार्थ को प्राप्त करके हम अपना जीवन यापन करते हैं। मानव अपना जीवन यापन करता है। तो क्या ये थैलोफाइटा समूह के पौधे का कोई आर्थिक महत्व है? क्या ये कोई फायदा पहुंचाते हैं मानव को? तो बिल्कुल है। थैलोफाइटा समूह के कई पौधे दोस्तों, कई पौधे काफी लाभदायक है। उससे कई ऐसे उत्पाद मानव को प्राप्त होते हैं जिसका बहुत ही ज्यादा आर्थिक महत्व है। तो आइए अब उन थैलोफाइटा पौधे, खासकर उन शैवालों के बारे में आप जान लीजिए जिससे मानव को फायदा है। मानव उससे कोई ना कोई उत्पाद प्राप्त करता है। लेकिन एक बात यहां पर क्लियर कर लीजिए थोड़ा सा, कि शैवाल जो होते हैं ना वह यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। एक कोष के भी होते हैं और लेकिन इससे पहले हम बताए थे कि प्लांट किंगडम में होने के लिए एक और शर्त है कि उनका शरीर क्या होनी चाहिए? बहुकोष की होनी चाहिए। लेकिन शैवालों की स्थिति को आप देखिएगा, कुछ शैवाल जो है आपको एक कोष के हैं, हालांकि अधिकांश शैवाल क्या है? मल्टी सेलुलर। एक कोष के, बहुकोष के, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर में कोई दिक्कत नहीं ना है। दिक्कत है तो समझ लीजिए एक कोष की आंखों से दिखेगा नहीं, बहुकोष के आंखों से दिखेगा। और भी कई अंतर है। तो शैवाल एक कोष के भी होते हैं, शैवाल बहुकोष के भी होते हैं। तो जो एक कोष के शैवाल है दोस्तों, जो एक कोष के शैवाल है, ठीक है, जो एक कोष के शैवाल है उसको प्लांट किंगडम में नहीं रखा गया है। उसको किस किंगडम में रखा गया है? प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया है। प्लांट किंगडम में जो भी शैवाल है सब क्या है?
मल्टी सेलुलर है। तो शैवाल एक कोश के भी होते हैं, शैवाल बहुकोश के भी होते हैं, लेकिन एक कोशिकीय शैवालों को प्लांट किंगडम में न रख करके किस किंगडम में रखा गया है? प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया। प्रोटिस्टा किंगडम में प्लांट किंगडम का सारा शैवाल जो है दोस्तों वो मल्टी सेलुलर है। और अगर मल्टी सेलुलर की बात करिएगा, मल्टी सेलुलर शैवाल कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, 3 कलर के होते हैं। मल्टी सेलुलर शैवाल आपको कुछ ऐसे होते हैं जिसका रंग क्या होता है? लाल। कुछ का रंग क्या होता है? और कुछ का रंग क्या होता है? भूरा। तो जो बहुकोशिकीय शैवाल है उनके 3 वर्ग हैं, या आप ये भी कह सकते हुए 3 रंगों में पाए जाते हैं। हरा रंग तो आप देखे ही होंगे, लाल रंग भी देखे होंगे, कुछ तालाबों पर लाल रंग का परत छाया हुआ रहता है। भूरा शैवाल अधिकांशतः समुद्र में या लवण जल में रहते हैं। तो बहुकोशिकीय शैवाल आपको कितने रंग के दिख सकता है? एक कोशिकीय शैवाल तो आपको दिखेगा ही नहीं, तो उसका बात ही क्या करना। तो जो बहुकोशिकीय शैवाल है वो 3 रंगों के होते हैं। अब लाल शैवाल को कहा जाता है रोडोफाइसी। क्या कहा जाता है? रोडोफाइसी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, रोडोफाइसी कहा जाता है। या आप कह सकते हैं कि रोडोफाइसी के अंतर्गत लाल शैवाल आते, हिंदी में भी रोडोफाइसी कहा जाता है। हरा शैवाल को कहा जाता क्या? कोलरोफाइसी कहा जाता है। हरा शैवाल को क्या कहा जाता है? कोलरोफाइसी कहा जाता है। अब भूरा शैवाल को फियोफाइसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फियोफाइसी कहा जाता है। फियोफाइसी कहा जाता है। तो बहुकोश के शैवाल के कितने वर्ग हैं? 3 वर्ग है। या बहुकोश के शैवाल कितने रंगों के होते हैं? रोडोफाइसी शैवाल का रंग क्या होता है? कोलरोफाइसी शैवाल का रंग, फियोफाइसी का रंग। और कहिएगा ये लाल हरा भूरा रंग किसके कारण होता है? तो इसमें खास प्रकार के कोलोफिल के कारण होता है। यानी कि कोलोप्लास्ट में पिगमेंट के आधार पर ही लाल हरा भूरा रंग होता है इसका। और उस पिगमेंट का नाम अगर आप जानना चाहिएगा तो वो भी जान लीजिए कि अगर हरा रंग में तो दिक्कत है नहीं। हरा रंग किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। अगर आपसे पूछे कि भूरा शैवाल का रंग भूरा किन कारण होता है, तो वो भी इसके क्लोरोप्लास्ट में एक खास पिगमेंट जिसका नाम है फ्यूकोजैंथीन। फ्यूकोजैंथीन यानी कि भूरा शैवाल के क्लोरोप्लास्ट के भीतर में फ्यूकोजैंथीन नामक पिगमेंट होता है। पिगमेंट को हिंदी में वर्णक कहते हैं। फ्यूकोजैंथीन नामक पिगमेंट होता है जिसके कारण इसका रंग क्या होता है? भूरा होता है। और हरा में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होने के कारण इसका रंग क्या होता है? हरा। ध्यान दीजिएगा, कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होते हैं और उसके भीतर में क्या होते हैं? ये सेल वाले चैप्टर में हम बताए थे। कभी कभी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल में। तो जिस तरह आरबीसी के भीतर में हीमोग्लोबिन, उसी तरह क्लोरोप्लास्ट के भीतर में, उसी क्लोरोप्लास्ट के भीतर में फ्यूकोजैंथीन होने के कारण इसका रंग क्या होता है? भूरा होता है। फ्यूकोजैंथीन होने के कारण इसका रंग क्या होता है? भूरा होता है। और लाल रंग का बात करिएगा, फाइक्रो इरिथ्रीन। इसका चर्चा नोट में नहीं किया है, लेकिन प्रश्न होगा इससे रिलेटेड जरूर, क्योंकि पूछा जाता है। तो शैवाल जो बहुकोशिकीय है वो 3 कलर के होते हैं या 6 कलर के? 3 कलर के होते हैं, लाल भूरा हरा। लाल शैवाल को रोडोफाइसी कहते हैं, भूरा शैवाल को
फायसी कहते हैं। हरा में तो आपको दिक्कत होगा नहीं याद करने में। और ये रंग इसमें पाए जाने वाले खास प्रकार के पिगमेंट के कारण होता है। रंग इसमें पाए जाने वाले खास प्रकार के पिगमेंट के कारण होता है। लाल रंग जो है फाइक्रोइरिथ्रिन के कारण होता है। लाल रंग फाइक्रोइरिथ्रिन के कारण होता है, फाइक्रोइरिथ्रिन, ठीक है। और भूरा रंग फ्यूकोजैंथीन के कारण होता है और हरा रंग को क्लोरोफिल। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ गए? थैलोपाइटा समझ गए। अब शैवाल जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से आता है। अब आइए उन शैवालों के बारे में जान लीजिए जो शैवाल काफी ज्यादा लाभदायक है हमारे लिए, आपके लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, जिसका बिजनेस में काफी ज्यादा महत्व है, जिनके कई आर्थिक महत्व। कहिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर होते जा रहा है सब कुछ? जारतनापति कुछ भी नहीं होगा, यानी पौधा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के फूल में कितने चक्र होते हैं? फूल ही नहीं होते हैं, ठीक है, फूल ही। कभी कभी ऐसे प्रश्न दे देता है, थैलोफाइटा के फूल में कितने चक्र होते हैं? ऑप्शन में ये नहीं देता फूल नहीं होते, दे देते 0। अब यहां की सब कुछ पढ़ लिया, फिर भी कॉन्सेप्ट इधर से उधर होते रहता है, तो फूल नहीं होता है। आइए अब किन किन शैवालों का नाम याद रखना है समझ लीजिए। पहला नाम आपको याद रखना है क्लोरेला। क्लोरेला कौन शैवाल है? हरा शैवाल है। यह शैवाल काफी बार एग्जाम में पूछा रहा है। आराम से बैठे रहिए, लेन देन कुछ नहीं करिए। पहला शैवाल आपको याद रखना है क्लोरेला। बड़ी भयानक शैवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ऐसा कोई बोर्ड ने जो इसके बारे में नहीं पूछा। क्लोरेला शैवाल, क्लोरेला शैवाल की खासियत है कि क्लोरेला शैवाल की पूरी मात्रा में 50% प्रोटीन के जबरदस्त स्रोत है। तो इसे भोजन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। खासकर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान के केबिन में क्लोरेला शैवाल को उगा कर ले जाते हैं। और अंतरिक्ष यात्री के द्वारा क्लोरेला शैवाल को ही ले जाने का कारण 2 है। एक कि सभी शैवालों से अगर हम क्लोरेला की तुलना करें तो इसमें प्रोटीन की मात्रा जबरदस्त है, पूरी मात्रा का 50% केवल प्रोटीन। और दूसरा, सभी शैवालों की तुलना में इसका प्रजनन दर काफी तेज होता है। अन्य शैवालों की अपेक्षा यह अपनी संख्या को कुछ बहुत तेजी के साथ बढ़ाते, इसीलिए थोड़ी सी मात्रा इसकी ले जाने पर काफी दिनों में ढेर सारी मात्रा। एक तो जल्दी जल्दी बनना, जितना जल्दी उतना प्रोटीन। और अंतरिक्ष यात्री को 2 पैदा हो जाते हैं। क्लोरेला को कृत्रिम वातावरण बनाकर ले जाता है और यह पौधा है प्रकाश संश्लेषण करता है, जिससे अंतरिक्ष यान में कुछ ऑक्सीजन की भी आपूर्ति हो सकती है। अब भोजन के तो ये स्रोत है ही। प्रजनन तेजी होता है तो कम मात्रा में अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान में ज्यादा से ज्यादा ये उपज जाता है दोस्तों। तो क्लोरेला शैवाल के बारे में याद रखना है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान के केबिन में एक कृत्रिम वातावरण तैयार करके क्लोरेला शैवाल को ले जाते हैं। अब आप कहिएगा क्लोरेला को ही क्यों ले जाते हैं और शैवाल से अंतरिक्ष यात्री को क्या दिक्कत है? तो आपको पता है क्लोरेला शैवाल की 2 खास विशेषताएं जिनके कारण इसी को ले जाया जाता है। एक कि अन्य शैवालों की तुलना में इसमें प्रोटीन काफी ज्यादा है और दूसरा इसमें प्रजनन काफी तेज होता है। अब ध्यान दीजिए, एक पदार्थ का नाम आप समझिए। पदार्थ का नाम है अगर। अगर 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 ये एक प्रकार का पदार्थ है। अगर अगर एक बार तो परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछ रहा था, अगर अगर किससे प्राप्त होता? तो शैवालों से प्राप्त होता। अगर अगर एक पदार्थ है
जो शैवालों से प्राप्त होता है। कौन शैवाल? तो नाम भी दिया हुआ, ग्रेसिलेरिया, जेलेडियम और कॉन्ड्रस। शैवाल का नाम याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको याद रखना होगा कि ये अगर को किससे प्राप्त किया जाता है? शैवाल से प्राप्त किया जाता है, खासकर लाल शैवाल। ग्रेसिलेरिया, जेलेडियम और कॉन्ड्रस लाल रंग का शैवाल है। शैवाल से प्राप्त किया जाता है। अगर को कहां से प्राप्त किया जाता है? शैवाल से प्राप्त किया जाता है। अब कहिए ये अगर होता क्या है? अगर होता क्या है? तो दोस्तों अगर जो एक ऐसा पदार्थ है जिनमें सूक्ष्म जीवों को रख करके उसका कल्चर किया जाता है। अब देखिए बायोलॉजी के जो लैब होते हैं उसमें कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों पर लगातार रिसर्च चलते रहते हैं। अब लैब में, बायोलॉजी के लैब में जो सूक्ष्मजीवों पर वैज्ञानिक रिसर्च लगातार करते रहते हैं, बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहा है, प्रोटोजोआ पर ही रिसर्च कर रहा है, तो एक कोशिकीय जीव या सूक्ष्म जीवों पर जो रिसर्च होता है उसको रखना पड़ेगा ना, और उसको एक ऐसे माध्यम में रखना पड़ेगा कि उन्हें लगातार पोषण मिलता रहे। अगर सूक्ष्म को हम वैसे रख देंगे वो मर जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा। तो अगर यही सूक्ष्म जीवों का रखने का माध्यम है, इसमें सूक्ष्म जीव को रख देने पर अगर से उन्हें पोषण लगातार मिलते रहता लगातार, तो अगर का इस्तेमाल खास करके सबसे ज्यादा सूक्ष्म जीवों का कल्चर करने में, सूक्ष्म जीवों को रखने के लिए या ऐसे माध्यम के रूप में रखा जाता है जिसमें सूक्ष्म जीवों को पोषण प्राप्त हो सके। और तीसरा, आप लेमिनेरिया शैवाल के बारे में जानते होंगे, यह भी कई बार पूछा हुआ है। लेमिनेरिया शैवाल ये एक भूरा शैवाल है। कैसा शैवाल है? भूरा शैवाल है। और इस शैवाल की खासियत है, इससे क्या प्राप्त होता है? आयोडीन की प्राप्ति होती है। क्या प्राप्ति होती है? आयोडीन की प्राप्ति होती है। आयोडीन की प्राप्ति होती है। अब आयोडीन की प्राप्ति होती है, आयोडीन लेकर क्या करेंगे दोस्तों? आयोडीन एक प्रकार का तत्व है, कई सारे उपयोग है इसके। तो लेमिनेरिया शैवाल में प्राकृतिक रूप से आयोडीन स्टोर रहते हैं। इन शैवाल से हम आयोडीन की प्राप्ति कर सकते हैं। और आयोडीन के अतिरिक्त इसे एक कंपाउंड निकलते हैं, सोडियम लेमिनेरेट सल्फेट। सोडियम लेमिनेरेट सल्फेट किन शैवालों से निकाला जाता है? लेमिनेरिया शैवाल से। क्या किया जाता है? नहीं दिया हुआ या? अगला शैवाल आपको याद रखना है, पोरफायरा। कौन शैवाल याद रखना है? और यह शैवाल को सब्जी के तौर पर खाया जाता है, सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब कहां किया जाता है दोस्तों? जापान में, इंडोनेशिया में। तो पोरफायरा शैवाल का ये एक समुद्री शैवाल है, और समुद्री के तटवर्ती देश जितना भी है सब इस शैवाल को सब्जी के रूप में इस्तेमाल करता है। हम लोग को तो आसपास समुद्र है ये नहीं जी, क्या? वैसे जहां इतना वैरायटी सब्जी का उपलब्ध हो, परवल कद्दू, वह पोरफायरा खाएगा कोई? तो पोरफायरा सब्जी के तौर पर खाया जाता है। भारत में तो इसको खाने का प्रचलन नहीं है, लेकिन तटवर्ती राज्य में खाया जाता हो, क्योंकि यह समुद्री शैवाल मीठे जल में पाए नहीं जाते, तो समुद्र के आसपास के तटों पर ही दोस्तों इसको खाया जा सकता है, वहां के लोग को यह अवेलेबल हो सकता है। जापान में तो खूब पसंद किए जाते हैं। वैसे जापानी लोग एक से एक समुद्री जीवों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ना भला तो क्या? तो यह शैवाल आपको याद रखना पड़ेगा कि पोरफायरा शैवाल सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
एक कभी कभी उल्लेख आ जाता है कहीं कहीं पर, आप पढ़िएगा थैलो या प्लांट किंगडम को, समुद्री घास का। समुद्री घास, जब भी ये उल्लेख चले समुद्री घास, आप समझ जाइए बात हो रही है किसकी? शैवाल की। क्योंकि घास शब्द से तात्पर्य पौधों से हो जाता है। जब भी हम घास शब्द का उल्लेख करेंगे वे पौधे होंगे, और पौधे होंगे तो कौन पौधे होंगे? तो वो शैवाल पौधा है। तो जब भी समुद्री घास न सिर्फ मवेशियों के चारा बल्कि इससे मुर्गी दाना भी बनाया जाता है। मुर्गियों का चारा मवेशियों के चारा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसका? समुद्री घास का। और ये समुद्री घास क्या है? शैवाल ही है। समुद्री घास क्या है दोस्तों? शैवाल ही। तो इतने शैवालों के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। याद की याद हो गया दोस्तों। सबसे पहले तो ये अंतरिक्ष यात्री किस शैवाल को लेकर? क्लोरेला। क्लोरेला को ही लेकर क्यों जाते? उस कारण समझे ना, इसमें प्रोटीन जबरदस्त होता है, प्रजनन की दर काफी तेज होती है। उसके बाद ये आपको अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। और अगर का इस्तेमाल सूक्ष्म जीवों को रखने के लिए किया जाता है। आयोडीन की प्राप्ति किस शैवाल से? लेमिनेरिया के शैवाल से। किस शैवाल का इस्तेमाल सब्जी के तौर पर किया जाता है? पोरफायरा का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपको याद रखना समुद्री घास एक प्रकार का क्या है? शैवाल है। समुद्री घास एक प्रकार क्या है? शैवाल है दोस्तों। एक होगा एल्जिनिक एसिड, उसको याद कर लीजिए। एल्जिनिक एसिड भी शैवाल से प्राप्त किया जाता है और लेमिनेरिया शैवाल से ही एल्जिनिक एसिड को निकाला जाता है। और एल्जिनिक एसिड रबर के लेटेक्स, जिससे जब रबर तैयार होता है वहीं पर उसका काम किया जाता है दोस्तों, वहीं पर काम आता है एल्जिनिक एसिड। रबर के पौधे से जो रबर बनता है, कैसे बनता है? रबर से दूधिया, रबर के तने में चीरा लगाकर दूधिया पदार्थ निकाला जाता है जिसे लेटेक्स कहते हैं। फिर लेटेक्स के बाद कई चरणों में रबर तैयार होता है। उसी चरण में एल्जिनिक एसिड की जरूरत पड़ती है। और आजकल तो दोस्तों शैवाल को तो मुर्गियों के चारा के रूप में जबरदस्त रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लियर हो गया दोस्तों? थैलोपाइटा समझ गए, शैवाल समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए दोस्तों हम थोड़ा सा एक और पौधे पर बात कर ले। इसको पौधा कहे क्या कहे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन शैवाल की अनुपस्थिति में इसे पौधा ही कहना पड़ेगा। और वह है आपका लाइकेन। कि क्या हुआ जी? है अब जाइएगा कैसे? तबीयत खराब हो गया? निकालिए निकालिए। आइए दोस्तों लाइकेन के बारे में समझते हैं। निकलने दीजिएगा आराम से थोड़ा। लाइकेन, लाइकेन इस पृथ्वी पर का एक अजूबा अजीब है। अजूबा एकदम यूनिक जिसको कहते हैं, इसके जैसा कोई नहीं है दोस्तों। लाइकेन हमारे प्रकृति का एक ऐसा लिविंग थिंग्स है, ऐसा सजीव है जो अपने आप में अनोखा है। किन कारणों से अनोखा है यह लाइकेन? यह लाइकेन इन कारणों से अनोखा है कि प्रकृति में दो जीव जब आपस में संबंध बनाते हैं, आपस में संबंध स्थापित करते हैं, तब जाकर लाइकेन का अस्तित्व आता है दोस्तों। प्रकृति में दो जीव है, एक आप शैवाल के बारे में पढ़ चुके हैं और एक कवक के बारे में पढ़ चुके हैं। कवक के बारे में इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं तीसरा चैप्टर में, और शैवाल के बारे में हम अभी तुरंत डिस्कस किए।
प्रकृति में जब शैवाल और कवक आपस में संबंध बनाते हैं, और कैसा, तो सहजीवी संबंध। कैसा संबंध? सहजीवी, सिम्बायोसिस। सहजीवी संबंध जो बनाते हैं, सहजीवी संबंध का मतलब कि दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हो, दोनों एक दूसरे को। शैवाल और कवक के बीच जब सहजीवी संबंध बन जाता है तो इसी सहजीवी संबंध का नाम क्या पड़ जाता है? लाइकेन। और ऐसा यानी लाइकेन के तरह कोई और उदाहरण हमारे प्रकृति में मौजूद नहीं है। तो जब प्रकृति में शैवाल और कवक आपस में सहजीवी संबंध बनाते हैं तो इसके साथ ही अस्तित्व में आता है कौन? लाइकेन। अब दोस्तों ये लाइकेन सहजीवी संबंध कहां पर जाकर बनाते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि कवक तो हर जगह रहते हैं। जब कवक पर रहते तो आपको बताया, तो कवक भी जीवाणुओं की तरह नहीं, लेकिन ये भी सर्वव्यापी होते हैं, पृथ्वी के हर जगह उपलब्ध है कवक। लेकिन अगर आप शैवालों की बात करिएगा तो शैवाल तो केवल कहां थे दोस्तों? जल में थे। शैवाल कहां थे? जल में थे। लेकिन यह शैवाल जल से निकल करके उन जगह पर पहुंच जाए जहां पर क्या है और सहजीवी संबंध बना ले, तब वो क्या कहलाएगा? लाइकेन। तो लाइकेन किन किन जीवों से मिलकर बनता है? शैवाल और कवक के बीच कैसा संबंध? अब सहजीवी संबंध का मतलब होता है दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। अब दोनों एक दूसरे को किस रूप में फायदा पहुंचाते हैं? तो कवक का काम है जल, खनिज लवण, मिनरल्स की आपूर्ति करना। किसको? शैवाल को। शैवाल के पास क्लोरोफिल है तो इसका काम है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या? भोजन बनाना, भोजन बनाना। तो कवक और शैवाल के बीच के सहजीवी संबंध में कवक मिट्टी से जल और खनिज लवण निकाल कर उसकी आपूर्ति करता है शैवाल को। अब कवक कैसे जल और खनिज लवण ग्रहण करता है तो आपको बताए थे कवक की संरचना के बारे में। कवक में हाइफी नामक संरचना होता है और हाइफी नामक संरचना जो है उसी से यह जल खनिज लवण खींच करके किसको देता है? शैवाल जो है भोजन बनाता है, क्योंकि उसके पास दोस्तों क्लोरोफिल है। अब भोजन बनाता तो वही भोजन किसको मिलता है? कवक को। दोनों को फायदा हो गया कि नहीं? शैवाल को फायदा हो गया कि यह हर जगह पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा है, बेचारा को औकात था केवल जल में रहने के लिए। कवक उसको पूरा दुनिया दिखा देता है, क्या बनाकर? लाइकेन बनाकर। इसमें कवक को फायदा है कि उसको भोजन मिल जाता है और शैवाल को फायदा यह है कि उसको ये सब मिल गया, आराम से प्रकाश संश्लेषण कर लिया। अब दोस्तों इस संबंध को तो हम क्या कहते हैं, लेकिन इन संबंधों को एक और नाम से जाना जाता है। इस संबंध को एक और नाम से जाना जाता है, उसको नाम है हेलोटिज्म। हेलोटिज्म का अगर हिंदी देखिएगा तो मालिक नौकर का संबंध, मालिक नौकर का संबंध। हेलोटिज्म का हिंदी क्या होता है? मालिक नौकर का संबंध। अब मालिक नौकर का संबंध में क्या, तो दोस्तों ये संबंध में शैवाल मालिक की भूमिका में है और कवक नौकर की भूमिका में। सब कुछ लाना किसका काम है? अब भोजन बनाता है ये तो सबसे पहले खाएगा कौन? कवक को वही भोजन मिलेगा जो बच जाएगा। यानी सब कुछ ला रहे हैं, भोजन में मिल रहा है बचल का। भोजन नहीं बचेगा तो कवक कौन? वैसे प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम कई बार जिक्र किए हैं, ढेर सारे भोजन तैयार होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जितना भोजन तैयार होता है उसका 10% भी पौधे अपने लिए उपयोग नहीं करते, सारा भोजन स्टोर हो जाता है कोशिकाओं के भिन्न भिन्न भागों में। तो इस संबंध में अगर आप देखें तो शैवाल मालिक की भूमिका में है और कवक जो है नौकर की भूमिका में।
मालिक नौकर का संबंध अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो लैकेन में शैवाल और कवक सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं दोस्तों, और इन संबंधों को और किन नाम से जाना जाता है? हेलोटिज्म के नाम से। अब ये लैकेन कहां पाए जाते हैं दोस्तों? लगभग हर जगह पाए जाते हैं, पत्थरों पर, चट्टानों पर, क्योंकि कवक सर्वव्यापी जीव है। हर जगह पर जहां शैवाल पहुंच गया वहां पर ऐसा संबंध तैयार होकर लैकेन बन जाते हैं। क्लियर हो गया? लैकेन समझ गए? अब लैकेन के कुछ आर्थिक महत्व को आप समझ लीजिए। कचमच करें, दरोगा बनना है सब कुछ जी। गर्मी ज्यादा ना। आइए दोस्तों, बर्दाश्त से बाहर नहीं होना है। दरोगा बनने में बहुत कष्ट है। अभी तो आप क्लासरूम में, मैदान पर जाना शेष है क्या? यही नहीं संभलेगा मैदान पर। क्लियर? अब बहुत को होता है कि 1-1 घंटा क्लास करने का आदत होता है, क्योंकि लगभग जितना भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है सब 1 घंटा क्लास देता है, या 2 घंटा चलता, अकबका आ जाता, देख अकबका आ गया, उसको समझ नहीं आती। 1 घंटा हो गया, 1 घंटे के बाद उसका दिमाग कमेंट कर रहा है, तो अकबकाना नहीं है दोस्तों, आराम से माइंड फ्री। हमारी क्लास में तो एकदम लेक्चर सुनना है। हमारे क्लास में बहुत दरफरा इसीलिए जाता है कि सब कुछ समझ रह जाता है। नहीं, बहुत विद्यार्थी आता है मेंटेलिटी बना करके कि जा रहे हैं क्लास जाएंगे, और ऐसे गुमान माता क्लास में कोई नहीं, जो है हम ही है। मास्टर बताएगा, हम देखेंगे, घर पर उसको रटेंगे। क्लास में आता है, देखता है तो सब कुछ समझ रहे हैं, अगल बगल देखता है सब समझ रहा है, तब अकबका आ जाता, हम रटेंगे तब क्या? ऐसा भी कई बार हुआ है। आराम से दोस्तों दिमाग को खोल दीजिए एकदम पूरी तरह समझिए, क्योंकि क्वेश्चन वही होगा जो लास्ट में करवाएंगे, उससे बाहर आ ही नहीं सकता है। पहला, दूसरा, तीसरा का सारा क्वेश्चन याद कर लिए है ना? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन याद नहीं करिएगा, दुनिया का कोई ताकत आपको दरोगा नहीं बना सकता है। कोई भी जाकर दरोगा नहीं बन जाएगा। जो रटेगा पूरा वही बनेगा दरोगा। और अगर रटने में दिक्कत हो रहा है तो समय अभी है कि पढ़ाई छोड़ दीजिए, दूसरा कोई काम कीजिए, क्योंकि कोई उपाय नहीं। कोई दरोगा कोई भी बोल रहा है ना, कुछ भी झूठ बोल रहा है। सिर्फ एक उपाय समझिए, और जितना प्रश्न हम दे रहे हैं सारा को याद कीजिए। एक भी क्वेश्चन गड़बड़ाएगा ना, वही परीक्षा में आएगा। तो दोस्तों गड़बड़ाना नहीं, इसीलिए हम इतना डिटेल में लेकर जाते हैं। फाउंडेशन बैच का लड़का सब बोलता है कि टारगेट हम अब ले लेते हैं, क्यों? वहां ज्यादा हो रहा, आप लोग पर हम ज्यादा, क्योंकि जितना भी प्रश्न आया हुआ है सब आपके पीछे कंक्लूड, और उस हिसाब से, जैसे शैवाल का रंग भूरा क्यों होता है, ये सब पहले की परीक्षा में नहीं आता था। इस बार एक परीक्षा में पूछ दिया था कि भूरे रंग के शैवाल में कौन से पिगमेंट आते हैं। तुरंत क्वेश्चन जोड़ दिया और तुरंत उसको हम डील कर दिए। अब उतना मोटा नोट है, उसको तुरंत बदलना भी संभव नहीं हो पाता है, लेकिन प्रश्न को सेटअप कर देना संभव है। तो आइए अब कुछ लाइकेन, जैसे हम शैवालों के बारे में देखे थे, क्लोरेला, पोरफायरा, लेमिनेरिया, ग्रेसिलेरिया शैवाल कई ज्यादा महत्व के थे, उस तरह लाइकेन भी काफी महत्व के हैं। लेकिन लाइकेन के सबसे ज्यादा महत्व इस बात के होते हैं दोस्तों कि लाइकेन पारिस्थितिक तंत्र के प्रारंभ करता है। यह बहुत बड़ा महत्व है लाइकेन का दोस्तों। लाइकेन पारिस्थितिक तंत्र के प्रारंभ करता है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई जगह पूरी तरह से वीरान है, हालांकि ऐसा जगह पृथ्वी पर बहुत कम है, लेकिन है,
अगर कोई जगह पूरी तरह से वीरान है, जहां एक भी सजीव नहीं है, उन जगहों पर सबसे पहले अस्तित्व कायम करता है कौन जानते हैं? लाइकेन। लाइकेन वहां पर उगते हैं, मरते हैं, फिर उगते हैं, फिर मरते हैं, और यह प्रक्रिया बहुत अधिक समय तक चलते 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 वहां की मिट्टी इस लायक बन जाती है कि फिर अन्य कोई पौधे आकर के वहां अपना जीवन प्रारंभ कर सके। तो हर वीरान जगह पर पहले लाइकेन अपना अस्तित्व बनाता है, फिर उस लाइकेन उन जगहों को अन्य पौधे के रहने के योग्य बनाता है, फिर जाकर अन्य पौधे रहते हैं, और उसके बाद तो धीरे 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 पौधों का समूह, पहले छोटे पौधे आते हैं, फिर बड़े पौधे, फिर लंबे लंबे पौधे। अब अक्सर कई ऐसे जगहों को जरूर देखे जहां कभी कभी होता है कि जगह तक पूरा मिट्टी भरा दिया गया है, मिट्टी भरा दिया गया, कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से वीरान। आप अगर उस जगह को पुनः देखते रहिएगा, छोड़ दीजिएगा, वैसे कुछ दिन के बाद 3 साल 4 साल के बाद वहां बड़े बड़े जंगल बन जाते हैं। कैसे होते हैं? तो पहले वहां पर लाइकेन आएगा, वो रहेगा, फिर छोटा छोटा पौधा आकर के वहां जीवन शुरू करेगा, छोटा पौधा जी लेगा, थोड़ा बड़ा बड़ा पौधा, और फिर तब बड़े बड़े वृक्ष पैदा होने लगते वहां पर। तो लाइकेन पारिस्थितिक तंत्र के प्रारंभ करता है। ये हर वीरान जगह पर जाकर के मिट्टी को इस अनुकूल बना देता है कि वहां पर पेड़ पौधे अपना जीवन यापन प्रारंभ कर सके, अपनी लाइफ साइकिल प्रारंभ कर सके। पर्वतों पर भी लाइकेन उगते हैं, और उन पर्वतों पर उगते हैं, मरते हैं, उगते हैं, मरते हैं। उगने मरने की सिलसिला यहां तक चलते रहता है कि एक समय पर्वत के जो पत्थर होते हैं वो भी मुलायम होकर मिट्टियों में तब्दील हो जाते हैं, और जैसे मिट्टी में तब्दील होते हैं पर्वत पर पौधे उगना प्रारंभ हो जाते हैं। तो लाइकेन पारिस्थितिक तंत्र के प्रारंभ करता है। दूसरा कि लाइकेन वायु प्रदूषक के अच्छे सूचक इंडिकेटर के तौर पर काम करते हैं। वायु प्रदूषण के अच्छे या विश्वसनीय सूचक, सूचक को हिंदी में इंडिकेटर कहते हैं, वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं। खासकर वायु प्रदूषण में यह किस गैस की उपस्थिति का अंदाजा लगाता है? अगर कोई जगह पर वायु प्रदूषित हो गया ना, तो उन स्थान पर सबसे पहले मरना स्टार्ट करता लाइकेन। कहीं पर लाइकेन उगा हुआ है, समझ जाए वहां का वायु बिल्कुल प्रदूषित नहीं है। अगर किसी स्थान का वायु प्रदूषित होने लगा, सबसे पहले प्रदूषण का असर, वायु प्रदूषण का असर वहां के किस सजीव पर पड़ता है? इसके कारण वो मरना चालू कर देता। लाइकेन मरने लगा, कहीं पर लाइकेन था एकाएक मरने लगा, आप समझ जाइए वहां का वायु क्या हो चुका है? प्रदूषित हो चुका है। या आप ये समझिए वहां के वायु में किसकी उपस्थिति आ चुकी है? सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति आ चुकी है दोस्तों। तो लाइकेन के 2 सबसे बड़े फायदे हैं कि लाइकेन पारिस्थितिक तंत्र के प्रारंभ करता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक है, और यह किस रूप से जानकारी देता है कि वायु प्रदूषित करेगा तो अपना जीवन लीला समाप्त करके, यानी कि इसकी मृत्यु हो जाती है अगर जरा सा भी वायु प्रदूषण हो गया। सवाल मरने लगा, आप समझ जाइए कि वायु क्या हो चुका है यहाँ का, खासकर यहाँ के वायु में क्या उपस्थित हो गया है। और उसके बाद कुछ लाइकेन सब्जी के तौर पर खाया जाता है, जैसे इंडोकार्पन लाइकेन सब्जी के तौर पर खाया जाता है। एक लाइकेन आपको याद रखना है कि इससे लिटमस पेपर, लोसेला लाइकेन से क्या तैयार किया जाता है? लिटमस पेपर, लिटमस पत्र तैयार किया जाता है। वही एसिडिटी और अल्कली की जांच का, अम्लीय और क्षारीयता की जांच करने के लिए लिटमस पेपर का यूज होता है ना, वो लिटमस पेपर लाइकेन से ही तैयार होता है। और किस लाइकेन से? और रोसेला लाइकेन से। एक लाइकेन से मिर्गी वाला दवाई बनता है, परमेलिया से मिर्गी का इलाज होता है दोस्तों।
तो ये 3 लाइकेन का नाम आप याद रखिएगा। इंडोकार्पन लाइकेन का इस्तेमाल सब्जी के तौर पर होता है। रोसेला लाइकेन से लिटमस पत्र तैयार किए जाते हैं। परमेलिया लाइकेन से मिर्गी का इलाज किया जाता है। परमेलिया लाइकेन से मिर्गी का इलाज किया जाता है। शैवाल याद हो गया था। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में कौन शैवाल को लेकर जाते? क्लोरेला शैवाल को ले जाते हैं। आयोडीन की प्राप्ति किस शैवाल से? लेमिनेरिया शैवाल से। अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। ग्रेसिलेरिया कॉन्ड्रस शैवाल से। ग्रेसिलेरिया जेलेडियम और कॉन्ड्रस शैवाल से। समुद्री घास एक प्रकार का क्या है? शैवाल है। क्या है दोस्तों? शैवाल है, जिसका इस्तेमाल पशु चारे के रूप में। तो उस तरह आप 3 लाइकेन का भी नाम याद रखिएगा। इंडोकार्पन लाइकेन का इस्तेमाल किस रूप में? सब्जी बनाने में। अब सब्जी भी वही जापान, इंडोनेशिया, यही सब देश का, भारत में तो चलता नहीं है। रोसेला लाइकेन का इस्तेमाल, परमेलिया लाइकेन मिर्गी का इलाज। क्लियर है? सब्जी के तौर पर खाया जाता, आपको बताए नहीं कौन की सब्जी के तौर पर? हाँ, यहाँ के लोग को खिलाएगा अच्छे नहीं लगेगा क्या जी? लगेगा? नहीं लगेगा। यहाँ का लोग का अच्छा खाने का मतलब क्या? जैसे बोले खाना बड़ी अच्छा है, अपने आप फीलिंग अच्छा मसालेदार होगा, स्पाइसी होगा क्या? क्लियर हो गया? थैलोपाइटा क्लियर। इससे ज्यादा औकात नहीं, एग्जाम को पूछ लेगा। ठीक है, आ जाते हैं अब किस पर? ब्रायोफाइटा पर आ जाते हैं दोस्तों। थैलोपाइटा में कोई दिक्कत नहीं ना। ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा के बाद आता है दोस्तों। और प्रकृति में नियम इस प्रकार का है कि इस पृथ्वी पर पहले कम विकसित जीव आए और उसी कम विकसित जीव से अधिक विकसित जीव का विकास हुआ। यही सिलसिला है। अर्थात पृथ्वी पर पहले बंदर आए, अब बंदर से ही मानव का विकास हुआ। तो अगर विकास की प्रक्रिया को हम समझेंगे ना, वो तो एक चैप्टर है पूरी तरह से विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए। लेकिन विकास की प्रक्रिया को अगर हम ठीक तरह से समझे तो विकास की प्रक्रिया में कम विकसित जीव पहले आए और उसके बाद उससे अधिक विकसित जीव आए। यानी इस पृथ्वी पर पहले थैलोपाइटा आए और उसके बाद कौन आए? और यह निश्चित ही हमारे थैलोपाइटा पौधे से ज्यादा डेवलप्ड होगा। अब आप समझिए किस रूप में डेवलप्ड है। तो सबसे पहले ये एक बात जान लीजिए कि ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। आप एम्फीबिया के बारे में जानते हैं? एम्फीबिया ऐसा जीव है जो जल और स्थल दोनों पर रखा जाता है। हिंदी में इसे उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर। पादप जगत का उभयचर। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्यों? तो आप इसका मतलब तो जान गए होंगे। ये जल और स्थल दोनों जगह पर आता है। लेकिन दोस्तों ध्यान देना है कि स्थल पर ये आपको केवल नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे से ऊपर जाने का औकात अभी इसको भी क्यों नहीं हुआ, अभी तुरंत आपको पता चलेगा। तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का, प्लांट किंगडम का उभयचर कहा जाता है, क्योंकि ये पौधे जल स्थल दोनों पर रहते हैं। लेकिन स्थल की अगर हम बात करें तो ये नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे में ही रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं रहते। और कभी कभी आप ऐसे पौधे का मुआयना किए होंगे कि नदियों किनारे, तालाबों किनारे गए होंगे तो आपको लगेगा तालाब के चारों ओर झाड़ियां बिछी हुई है,
आपको लगेगा कि पौधा जो है वहीं पर है जहां पर आपको दिख रहा है। अब पौधा को उठाइए, पता चलेगा उसका जो है जड़ वाला भाग अंतिम एकदम छोर पानी में घुसा हुआ है, इतना लंबा। वो सब ब्रायोफाइटा का पौधा है। ब्रायोफाइटा के पौधा का अगली विशेषता यह है दोस्तों कि इस पौधे में तनों तथा पत्ती जैसी संरचना होती है। वास्तविक तना और पत्ती नहीं होता है, बल्कि तना तथा पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है। अब हम इसे वास्तविक तना पत्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि तना का मतलब है उसमें जाइलम फ्लोएम होगा, ठीक है। जाइलम फ्लोएम सब नहीं है इसमें, इसलिए हम इन्हें वास्तविक तना पत्ती नहीं कह सकते। तो इस ब्रायोफाइटा के पौधे में तना तथा पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है, लेकिन जड़ का क्या होता है? अभाव होता है। लेकिन जड़ का क्या होता है? जड़ का क्या होता है? अभाव होता है, जड़ नहीं होता है। यानी थैलोफाइटा के पौधे में जड़ तना पत्ती कुछ भी नहीं मिला था, और ब्रायोफाइटा पर हम आए हैं तो जड़ और पत्ती हमको मिल गया। अब जड़ का कमी रह गया दोस्तों, और सॉरी तना और पत्ती आ गया है, लेकिन जड़ अभी इसमें नहीं होता है। अब आप इससे पहले पढ़ें कि ये तो एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम है, स्थल पर भी रह रहा है। और इससे पहले हम पढ़ें कि स्थल पर तबे रहेगा जब इसमें जड़ होगा। तो दोस्तों इसमें जड़ नहीं होता, लेकिन जड़ के स्थान पर जड़ जैसी संरचना मजबूत, जड़ जैसी संरचना उपस्थित रहता है। इसमें जड़ नहीं रहता है, लेकिन जड़ के जगह पर जड़ जैसी संरचनाएं मौजूद रहती है। और इस ब्रायोफाइटा के पौधे में जड़ के स्थान पर जो जड़ जैसी संरचनाएं मौजूद रहती है उसे मूलांग कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलांग कहते हैं, या मूलाभास कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलाभास कहते हैं। अंग्रेजी में राइजियोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजियोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और यह प्रश्न तो कई बार पूछा गया, किन पौधों में मूलाभास पाए जाते हैं? ब्रायोफाइटा। किन पौधों में मूलांग पाए जाते हैं? ब्रायोफाइटा। अब करें कि जड़ के स्थान पर जड़ जैसी संरचना, तो फिर जड़ कहने में क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है दोस्तों कि हम वास्तविक जड़ तना पत्ती तब कहेंगे जब इन पौधों में रहता कौन सा उत्तक? संवहन उत्तक। संवहन उत्तक किसको कहते हैं? जाइलम तथा फ्लोएम को। संवहन उत्तक किसको कहते हैं दोस्तों? जाइलम तथा फ्लोएम को कहते हैं। लेकिन जाइलम फ्लोएम कुछ भी होता ही नहीं है दोस्तों, जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। यानी कि इसमें संवहन उत्तक का क्या होता है दोस्तों? अभाव होता है। संवहन उत्तक का क्या होता है? अभाव होता है। इसमें संवहन उत्तक का क्या होता है? अभाव होता है। जाइलम फ्लोएम नहीं होता। क्लियर हो गया बात? अब ये पौधे रहते कहां पर है दोस्तों? तो इसमें जो रहते कहां पर है वो तो हम पहले क्लियर करिए। जल में भी रहते हैं, स्थल पर भी रहते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि ब्रायोफाइटा के जो अधिकांश पौधे दोस्तों, अधिकांश पौधे जो हैं वो ये क्या होते हैं? जलीय होते हैं, ठीक है। अधिकांश पौधा क्या होता है? जलीय होता है। अधिकांश पौधा क्या होता है? जलीय होता है। लेकिन ये जो मूलाभास की उपस्थिति हो गई है इस पौधे में, ये मूलाभास में ये क्षमता है कि यह मिट्टी पर पौधे को क्या रख सके? खड़ा रख सके। लेकिन जाइलम तो है नहीं, फ्लोएम तो है नहीं। जाइलम नहीं है तो जड़ इस मूलाभास में ये तो क्षमता है नहीं कि ऊपर तक जल को पहुंचा दे, क्योंकि ऊपर तक जल तब पहुंचेगा जब जाइलम रहेगा। तो जाइलम तो है नहीं दोस्त। लेकिन इस मूलाभास में यह क्षमता है कि यह पौधे को स्थल पर कुछ हद तक खड़ा रख सके। इसलिए ये पौधे, ब्रायोफाइटा के पौधे मुख्य रूप से तो जल में ही पाए जाते हैं, लेकिन इनके कुछ पौधे
स्थल पर भी पाए जाते हैं। कैसे स्थल पर पाए जाते? तो नदी के किनारे वाले भाग में पाए जाते, तालाबों के किनारे वाले भाग में पाए जाते, दलदल में पाए जाते हैं, या वहीं ये पौधा भी वहीं पर उपस्थित होगा जहां पर नमी की मात्रा लगातार क्या रह सके, बरकरार रख सके। क्योंकि इसमें भी जड़ नहीं है, इसमें भी जाइलम फुलम नहीं है। लेकिन अगर आप इन पौधों के ब्रायोफाइटा के जनन अंगों का विकास देखिएगा तो इसमें जनन, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इससे पहले थैलोफाइटा में किस प्रकार का जनन हो रहा था? लेकिन ब्रायोफाइटा की बात करिएगा तो ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन होता है दोस्तों। लैंगिक जनन जैसे ही होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ही होगा दोस्तों, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल का होना आवश्यक है। तो इस पौधे में मेल फीमेल दोनों पार्ट होते हैं अलग अलग। मेल पार्ट अलग होते हैं, फीमेल पार्ट अलग होते हैं, यानी कि ब्रायोफाइटा में मेल फीमेल पार्ट पाए जाते हैं। मेल पार्ट को एंथ्रीडियम कहते हैं। एंथ्रीडियम हिंदी में पुंधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंधानी। और ब्रायोफाइटा के फीमेल पार्ट को आर्चिगोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्चिगोनियम कहते हैं। आर्चिगोनियम को हिंदी में क्या कहते हैं? स्त्रीधानी। यानी ब्रायोफाइटा में मेल पार्ट अलग, फीमेल पार्ट अलग। अब ये मेल फीमेल पार्ट एक ही पौधे पर भी हो सकते हैं या अलग अलग पौधे में भी हो सकते हैं। कई ब्रायोफाइटा जिसके एक ही पौधे में मेल पार्ट भी है, उसी पौधे में फीमेल पार्ट भी है। लेकिन कुछ पौधे में मेल पार्ट, केवल मेल पार्ट, एक दूसरा पौधा जिसमें केवल फीमेल पार्ट है। एक ही पौधा में भी रह सकता है। और यानी सीधा बात है कि ब्रायोफाइटा में उस तरह से प्रजनन नहीं होता है जिस तरह से किसमें हो रहा था, थैलोफाइटा में हो रहा था। ब्रायोफाइटा के मेल पार्ट को क्या कहते हैं? और फीमेल पार्ट को स्त्रीधानी। अब मेल पार्ट में मेल गेमिट बनता है, फीमेल पार्ट में फीमेल गेमिट बनता है। दोनों आपस में मिलते हैं, आपस में मिलकर जायगोट बनाते हैं। जायगोट से नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा, क्या फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। निषेचन समझाए थे इससे पहले चैप्टर में। मेल गेमिट का फीमेल गेमिट से मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निषेचन, यह निषेचन ब्रायोफाइटा में केवल जल में ही हो सकता है। केवल किसमें हो सकता है? जल। होता क्या है दोस्तों कि मेल पार्ट जो है पुंधानी, इस मेल पार्ट से, पुंधानी से मेल गेमिट निकल जाता है और निकल करके जल में तैर करके कहां पहुंचता है? स्त्रीधानी अपने जगह पर आता है। इसको कहीं जाना नहीं है, चलकर आना होगा। किसको? क्लियर हो गया दोस्तों? प्रकृति में जहां जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किस गेमिट को चलना पड़ता है? मेल गेमिट। हास्य ने हंसने वाले बात नहीं जी, ठीक है। तो निषेचन का होता है जल में। अब इसमें हंसने वाली बात क्या है? बच्चा है तो समझ में आता है, पूरी तरह तो वयस्क हो गए। क्लियर है दोस्तों? तो मेल फीमेल पार्ट अलग है। मेल पार्ट से पुंधानी निकलेगा, जल में आएगा, जल से जाकर स्त्रीधानी से मिलेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जायगोट बनेगा, जायगोट से नया पौधा। भ्रूण नहीं बनेगा दोस्तों, एम्ब्रियो नहीं बनेगा। क्लियर है? ब्रायोफाइटा समझ गए? ब्रायोफाइटा के पौधे थैलोफाइटा से ज्यादा विकसित होते हैं। ब्रायोफाइटा पौधे को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है, क्योंकि ये जल और स्थल में, ये उन स्थलों पर नहीं, सारे जगह नहीं रहते, केवल नदी तालाब के
ब्रह्मपट्टा की सबसे बड़ी विशेषता कि इसमें तना और पत्ती जैसी संरचना होती है, लेकिन जड़ का क्या होता है? तना और पत्ती जैसी संरचना भी वास्तविक नहीं होती है, क्योंकि उनमें किसका अभाव होता है? तो थैलोपैटा में तो जड़ तना पत्ती कुछ था ही नहीं, तो उसमें तो जाइलम फ्लोएम होने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन पैदा कर देगा आपको कि जाइलम फ्लोएम होता है, क्योंकि इसमें पत्ती तना आ गया है। लेकिन इसमें भी याद रखना है कि अभी संवहन उत्तक नहीं आया है, अभी जाइलम फ्लोएम विकसित नहीं हुआ। ब्रह्मपट्टा की सबसे खास विशेषता है कि इसमें जड़ तो नहीं होता, लेकिन जड़ के स्थान पर जड़ जैसी संरचनाएं जरूर मौजूद रहती है, और उन संरचनाओं को झूठा जड़ कहते हैं, आभासी जड़ कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? मूलाभास। और ये मूलाभास में यह क्षमता है कि ये पौधे को स्थल पर खड़ा रख सके। अब दोस्तों इसके पौधे जो होते हैं बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं, एकदम छोटे छोटे आकार का पौधा है। आपका पैर पड़ेगा ब्रह्मपट्टा के पौधे पर तो मसला जाएगा बेचारा। तो इसमें जड़ तना पत्ती होते, तो आप ये अंदाजा नहीं लगाइए कि बड़ा बड़ा होता है, हम चढ़ जाएंगे उस पर। बहुत छोटा छोटा पौधा दोस्तों, बहुत छोटा छोटा सिंपल। इतने नाजुक ठोकर लग जाए तो आप आधे भाग से टूट जाए। संवहन उत्तक नहीं होता। अधिकांश पौधा क्या होते हैं दोस्तों? क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें भी जड़ का क्या है? अभाव है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? ब्रह्मपट्टा मेल और फीमेल पार्ट क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। मेल पार्ट को क्या कहते हैं? पूंदानी कहते हैं, फीमेल पार्ट को। और सबसे जरूरी है कि ब्रह्मपट्टा में फर्टिलाइजेशन होने के लिए जल का होना अनिवार्य है। जो स्थल पर भी रहते हैं ना, उसमें भी फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? इसीलिए आपको तालाब के किनारे ही रहते हैं, नदी के किनारे रहते हैं। दूर भागेगा तो बेचारा प्रजनन नहीं कर पाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। क्लियर हो गया? ब्रह्मपट्टा प्रमुख पौधा एग्जाम्पल में दिया हुआ देखिए। नोट देखिए, प्रमुख पौधा का एग्जाम्पल दिया हुआ है। मॉस, मर्केसिया। कभी कभी पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन ब्रह्मपट्टा पौधे हैं, तो कुछ पौधा का नाम याद रखना पड़ेगा। वैसे 20,000 से अधिक पौधा है ब्रह्मपट्टा में, लेकिन कम से कम एनसीईआरटी जिसका जिसका एग्जाम्पल दिया हुआ, सारा एग्जाम्पल आपके सामने रखे हुए हैं। मॉस, मर्केसिया, रिक्सिया, बारब्यूला, एंथोसिरस, इस पौधे का नाम आप याद रखिएगा। अब मॉस और लिवरबट का तो नाम याद रखिएगा। मॉस और लिवरबट किस फाइलम का पौधा समूह है? लिवरबट कोई एक पौधा नहीं, कई पौधों का समूह है। ठीक उसी तरह मॉस कोई एक पौधा नहीं, कई पौधों का समूह है। ये माउस और लिवरबट कई बार एग्जाम में पूछा होगा। माउस और लिवरबट कभी कभी दे देता है कि निम्नलिखित में किस में मूलाभास पाए जाते हैं, और ऑप्शन में ब्रह्मपट्टा ना देकर ब्रह्मपट्टा का कोई पौधा ऑप्शन में दे देगा। माउस दे दिया, रिक्सिया दे दिया, मर्केसिया दे दिया, या बारब्यूला दे दिया, या एंथोसिरस दे दिया, ये सब पौधे का नाम दे देगा। अब प्रश्न रहेगा जिसमें किसमें मूलाभास पाया जाता है। अब जानी गए मूलाभास केवल किसमें होते हैं? केवल किसमें होते हैं? ब्रह्मपट्टा में। अब आइए दोस्तों कि ब्रह्मपट्टा के पौधे से हमें यानी कि मानव समुदाय का कोई लाभ है? दोस्तों प्रकृति में तो हर सजीव का अपना महत्व है। हर सजीव प्रकृति के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। फिर भी हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ब्रह्मपट्टा के पौधे हमारे आर्थिक महत्व के हैं? क्या हमें कोई लाभ पहुंचाते हैं? या मस्ती से ब्रह्मपट्टा के पौधे उगते हैं, मस्ती से जीवन यापन करते हैं और मस्ती में ही चले जाते हैं? क्या ऐसे हैं, या क्या उससे कोई फायदा हमें पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है?
तो जब ब्रायोफाइटा पौधे की हम बात करते हैं दोस्तों, ब्रायोफाइटा के वो आर्थिक महत्व नहीं है जो हम शैवालों के संदर्भ में पढ़े थे। शैवालों से कई फायदे थे दोस्तों, आयोडीन तक निकाल लिए थे, लेकिन उतने फायदे इस ब्रायोफाइटा के पौधे के नहीं है। यानी एक लाइन में आपको कहना चाहिए तो ब्रायोफाइटा के पौधे कोई विशेष आर्थिक महत्व के नहीं होते, या इन पौधे से किसी ऐसे चीजों की प्राप्ति नहीं होती है जो मानव के इस्तेमाल लायक हो, लेकिन फिर भी कुछ कुछ फायदा होता है। पर ये देखिए, एक पौधा है माउस, जो सबसे बड़ा फायदा पहुंचाने वाला है माउस। माउस के बारे में एक चीज जान लीजिए, माउस जो है, नाम सुन रहे हैं जी? नहीं तो हमारे इलाके में जो हम जहां जिधर है वहां मांस कोई माउस कहा जाता है गड़बड़ा जाएगा इससे में। तो माउस प्लांट जो है उस प्लांट की खासियत हम एक आपको बता रहे हैं। माउस प्लांट की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि माउस प्लांट अपने आकार से 1000-2000 गुना ज्यादा, यानी अपने आयतन से 1000-2000 गुना ज्यादा आयतन पानी अवशोषित कर लेता है। यानी माउस में पानी अवशोषण करने की अपार क्षमता होती है। एक माउस का पौधा अपने आयतन का 2000 गुना ज्यादा पानी को अवशोषित कर लेता है, 2000 गुना ज्यादा पानी को अवशोषित कर लेता है। अब इसी विशेषता का इस्तेमाल माउस में जो ये विशेषता मौजूद है अवशोषण करने का पानी का, इसका इस्तेमाल नर्सरी में किया जाता है। माउस का इस्तेमाल नर्सरी में पैकिंग मटेरियल के तौर पर किया जाता है। पैकिंग मटेरियल मतलब जब प्लांट को बहुत दूर दूर भेजना, जैसे गुजरात से बिहार लाना है पौधा को, और रास्ते में 3-4 दिन पौधा को लगेगा, तो ऐसे में माउस को क्या कर लिया जाता है, पानी अवशोषित करवा लिया जाता है, और उसी में पेड़ के जड़ों को क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। जब तक पौधा अपने गंतव्य स्थान पर ना पहुंच जाए वो माउस से पानी खींचते रहता है, प्रकाश संश्लेषण करते रहता है। कभी कभी माउस में तो पानी अवशोषण करने की इतना क्षमता है, कभी कभी नदियों के किनारे माउस चटाई की तरह बिछा रहता है। आपको लगेगा कि नहीं यहां पानी है, आपको लगेगा कि यहां पर पूरा क्लीन है, जैसे पैर रखिएगा पता चलेगा घुटना भर पानी है। क्या किया है कि सारा माउस जमा है, पानी को अवशोषित कर लिया है। कहीं कहीं जगह पर इतना माउस होता है कि बाढ़ का पानी आया और सारा सोख लिया, आगे बाढ़ का पानी गया ही नहीं। इतना पावरफुल होता है माउस। नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ क्षेत्र में पानी नहीं है, और जैसे ही आप उन क्षेत्रों में चलने का प्रयास करिएगा पता चलेगा घुटना भर पानी है यहां पर। तो दिख का नहीं रहा था, कहां से दिखेगा, सारा माउस अवशोषित करके रखा है। तो एक जो चर्चित पौधा माउस है ब्रायोफाइटा का, उसी का कुछ आर्थिक महत्व है। उसको पशु चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। मांस अगर सूख गया तो उसे ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और दो विशेषता तो हम आपको बताएं, तो ब्रायोफाइटा का कोई विशेष आर्थिक महत्व नहीं है दोस्तों। ब्रायोफाइटा के पौधे के कोई विशेष आर्थिक महत्व। थैलोफाइटा क्लियर हो गया, ब्रायोफाइटा क्लियर हो गया, टेरिडोफाइटा को भी क्लियर करके हम छोड़ देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। सोचे थे आज पूरा प्लांट किंगडम इधर से उधर कर देंगे। पढ़िए ना, अभी आराम से बालियो होने दीजिए ना। टेरिडो, वैसे साइंस में जितना प्रश्न पूछेगा ना 60% बायोलॉजी से ही, नोट से, इसीलिए इसको बिल्कुल आसान तरीके से खींचना है। टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बात क्लियर कर लीजिए कि यह पौधा ब्रायोफाइटा से ज्यादा विकसित होगा।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्लांट क्या करते जाएगा, यानी सबसे कम विकसित पौधा, मान लीजिए पूछ दे कि सबसे कम विकसित पौधा कौन होता है, थैलोपाइटा। सबसे अधिक विकसित वो होगा जो सबसे अंत में, एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइटा, पी इसका साइलेंट रहता है, नहीं भी लिखेगा तो कुछ नहीं चले होगा, लेकिन जितने भी राइटर है सब पी लिखते हैं तो हम कायल छोड़ देंगे। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बारे में सबसे पहले यह समझना है कि यह पृथ्वी का ऐसा पहला विकसित पौधा है जिसमें जड़, तना, पत्ती विकसित हो गया है। और यह वास्तविक है। वास्तविक यह इसलिए है कि इनमें संवहन उत्तक किसको कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम को। इनमें संवहन उत्तक पाए जाते हैं, इसीलिए इसके जड़ तना क्या है, विकसित है, यानी कि वास्तविक है। तो पृथ्वी पर का पहला पौधा क्या है दोस्तों, कौन है जिसमें जड़, तना, पत्ती तीनों का विकास हो चुका, टेरिडोफाइटा है। पृथ्वी पर का पहला पौधा कौन है दोस्तों जिसमें संवहन उत्तक पाए जाते हैं। चूंकि इनमें संवहन उत्तक पाए जाते हैं इसीलिए इसे वास्कुलर क्रिप्टोगेम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। क्रिप्टोगेम तो आप समझ ही चुके हैं, लेकिन क्रिप्टोगेम में अगर थैलोफाइटा बराफाइटा को आप देखे थे तो उसमें संवहन उत्तक को इंग्लिश में वास्कुलर बंडल कहा जाता। अगर थैलोफाइटा बराफाइटा को देखे थे तो उसमें संवहन उत्तक था नहीं था, यानी कि क्रिप्टोगेम के केवल एक फाइलम टेरिडोफाइटा में ही जाइलम फ्लोएम की उपस्थिति है, जिसके कारण इसे वास्कुलर क्रिप्टोगेम कहा जाता है दोस्तों। बस इसमें कमी रह गई किसकी, फूल और फल की। वो लग जाता तो फिर यह पूर्ण विकसित पौधा हो जाता है। अब दोस्तों इसमें जड़ आ चुका है, अब समय आ गया कि पौधा को जल से निकाल कर स्थल पर भेज दिया जाए। क्या इसमें जड़ हो गया है, यानी ये पौधा जलीय होते हैं, जलीय भी होते हैं और स्थलीय भी होते हैं। स्थलीय में ये प्राय कहां उगते हैं, छायादार स्थानों में। अपवाद स्वरूप टेरिडोफाइटा का कुछ पौधा मरुस्थलीय है, यानी रेगिस्तान में उगते हैं, लेकिन स्थल पर रहने के योग्य हो गए हैं ये पौधे, क्योंकि इसमें जाइलम फ्लोएम है, पाए जाते हैं, जड़ पाए जाते हैं। लेकिन यह कहिएगा कि सभी प्रकार के स्थल पर रहेगा, पर्वत पर उग जाएगा, पठार पर उग जाएगा, रेगिस्तान में उग जाएगा, तो उतनी क्षमता नहीं है इसमें। ये दोस्तों छायादार स्थानों पर उगते हैं, और लगभग जितने भी आपका सजावटी पौधा है, गमले में लगाने वाले जितने भी सजावटी पौधा जिसमें कभी फूल नहीं खिलते हैं, बस पत्ते आकर्षक रंग के होते हैं, सारे के सारे पौधा कौन है, टेरिडोफाइटा है। वो सारा का सारा पौधा क्या है, टेरिडोफाइटा है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि इसमें तो जाइलम फ्लोएम होते हैं, लेकिन जाइलम फ्लोएम पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। इससे पहले के क्लास में हम पढ़ाए थे कि जाइलम और फ्लोएम 8 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार से बने होते हैं। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। बहुत जगह 8 का आवाज आया था हमको, जो 8 बोल रहे थे समझ जाइए उसका एग्जाम में क्या हाल होने वाला है। दोस्तों दरोगा बन जाना कोई खेल नहीं है। वैसे आजकल तो ग्रुप डी का भी नौकरी बहुत कष्ट से मिल रहा है।
कोई भी नौकरी आसान नहीं रहा, लेकिन फिर भी कोई भी नौकरी और दरोगा को तुलना नहीं न कर देंगे। दरोगा रॉयल नौकरी है, जिम्मेदारियों से भरा नौकरी है। और यह किसको मिलेगा? सिर्फ वही जो पूरा का पूरा क्वेश्चन याद करेगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, हंसी नहीं, सही बात बता रहे हैं। मार्केट में मोटिवेटर का गैंग पैदा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब वो मोटिवेटर का गैंग आपको मोटिवेट करते रहेगा, आपको कहेगा कुछ नहीं है, ऐसे नहीं है। उस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, एक ही तरीका है। और मोटिवेटर में इतना पावर होता है कि जिसको ग्रुप डी नहीं निकलेगा वो भी कहता हम आईएएस का तैयारी करेंगे। इतना क्षमता है उस मोटिवेटर में, ऐसन ऐसन बात मारेगा आप कहिएगा कुछ क्या है, जो है जो हम ही है। अब बस 2 दिन तक, उसके बाद खोजिए मोटिवेटर को नहीं मिलेगा, चल गया दिल्ली में, अब दूसरे को मोटिवेट कर रहा है वो। तो उस सब के चक्कर में नहीं, बहुत है। आप पढ़ते रहिएगा, आपको कहिए इतना पढ़ने से डरो, इतना याद करना पड़ेगा। अरे इतना याद करना पड़ेगा, एक तो हम नोट छोड़ छोड़ कर बनाए हैं, और उसमें भी विद्यार्थी आता है कि इतना पढ़ना पड़ेगा। सर नहीं न पढ़ो, पढ़ने वाला कमी है। तो किसी के चक्कर में नहीं पढ़ना है दोस्तों। हाँ, अब दोस्तों कभी कभी विद्यार्थियों कहते हैं लूसेंट पढ़ना जरूरी है। हम लूसेंट का हर एक बात नोट में डाल दिए। हमारे नोट को पढ़ कर लूसेंट फूंक दीजिएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, मतलब लूसेंट एक अच्छा गाइड है, हम ये बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एक चीज है उसके बाद आपको कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं रहेगा। तो जाइलम और फ्लोएम दोस्तों टेरिडोफाइटा में तो विकसित हो गया है, लेकिन इसका जाइलम फ्लोएम पूरी तरह से विकसित, मतलब हम जो पढ़े थे टिश्यू वाले चैप्टर में कि जाइलम और फ्लोएम 4-4 कोशिकाओं से बना होता है, लेकिन टेरिडोफाइटा का जाइलम फ्लोएम 3-3 से बना होता है। जाइलम में वेसल्स का क्या होता है? अभाव होता है। अब पढ़िएगा 2 नंबर चैप्टर, अगर भूल गए हैं तो 2 नंबर चैप्टर में अगर जाइलम पढ़िएगा, जाइलम में 4 कोशिका था, ट्रैकिड, वेसल्स, फाइबर, पेरेन्काइमा। वो 4 में वेसल्स नहीं पाया जाता। किसके जाइलम में? टेरिडोफाइटा के जाइलम। और फ्लोएम की बात करिएगा तो फ्लोएम में कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, इसको हिंदी में क्या बोलते थे? सकोशिका। सकोशिका क्या होता है दोस्तों? अभाव होता है। सकोशिका क्या होता है? अभाव होता है। तो जाइलम और फ्लोएम टेरिडोफाइटा में विकसित हो चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जहां एक और जाइलम और फ्लोएम 4-4 कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन टेरिडोफाइटा के जाइलम और फ्लोएम की अगर हम बात करें तो ये केवल 3-3 कोशिकाओं से बने होते हैं। आखिर 4 में से कौन नहीं होता? तो जाइलम की बात करिएगा तो टेरिडोफाइटा के जाइलम में किसका अभाव होता है? वेसल्स का अभाव होता है। और टेरिडोफाइटा के फ्लोएम में किसका अभाव होता है? कंपेनियन सेल का अभाव होता है। जाइलम टेरिडोफाइटा के जाइलम में किन कोशिकाओं का अभाव होता है? टेरिडोफाइटा के फ्लोएम में किन कोशिकाओं का अभाव होता है? कोई दिक्कत? समझ गए ना बात को? तो टेरिडोफाइटा पृथ्वी का पहला विकसित पौधा है। टेरिडोफाइटा पृथ्वी का पहला विकसित पौधा है जिसमें जड़, तना, पत्ती तीनों उपस्थित है। संवहन उत्तक उपस्थित है। जल स्थल दोनों पर रहते हैं, लेकिन सभी प्रकार के स्थलों पर इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ध्यान रखिएगा, पौधों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक होता है, कायिक जनन, यानी उसके तना को काटकर लगा दीजिएगा, उससे नया पौधा बन जाएगा। ये वाला रिप्रोडक्शन तो इसमें पाए ही जाते हैं, लेकिन इसमें अगर बात करिएगा तो इसमें भी दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत मेल और फीमेल पार्ट क्या होते हैं?
अलग होते हैं और इसके मेल पार्ट को क्या कहते हैं? एंथ्रीडिया। फीमेल पार्ट को आर्चिगोनिया, मेल पार्ट को एंथ्रीडिया और फीमेल पार्ट को आर्चिगोनिया। बहुत थोड़ा सा ही अंतर है। ब्रायोफाइटा के मेल पार्ट को एंथ्रीडियम बोले थे, इसको एंथ्रीडिया बोलते। ब्रायोफाइटा के फीमेल पार्ट को आर्चिगोनियम बोले थे, इसके फीमेल पार्ट को आर्चिगोनिया बोले, आर्चिगोनिया। पुनधानिया, हिंदी में पुनधानिया, स्त्री धानिया। और इसमें भी निषेचन के लिए जल का होना क्या है? यानी ब्रायोफाइटा में भी फर्टिलाइजेशन के लिए जल चाहिए और टेरिडोफाइटा में भी फर्टिलाइजेशन के लिए जल के अभाव में इसमें फर्टिलाइजेशन संभव। लेकिन इसमें रिप्रोडक्शन अर्थात इसकी संख्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जरिए भी बढ़ सकता है। हम रिप्रोडक्शन का डिटेल डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में दोस्तों। तो ब्रायोफाइटा समझ गए, सॉरी टेरिडोफाइटा में कोई दिक्कत नहीं ना। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, थोड़ा सा हो गया ना कैसे कैसे पौधे हैं। अब टेरिडोफाइटा के भी आर्थिक महत्व है, लेकिन उन पौधों को थोड़ा याद कीजिए जो एग्जाम्पल में दिया हुआ। एग्जाम्पल वाला पौधा एकदम याद रखना है दोस्तों। क्लियर है? याद करिएगा, फिर प्रश्नों को बनाने में बहुत आसानी होगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि एक पौधा काफी मिलता जुलता है। आप ब्रायोफाइटा में पढ़े थे मर्केसिया, टेरिडोफाइटा में सेम मिलता मर्सिलिया, मर्केसिया मर्सिलिया, बहुत अंतर है। मर्केसिया ब्रायोफाइटा का पौधा हो जाता है, मर्सिलिया टेरिडोफाइटा के। ये जो थोड़ा थोड़ा अंतर वाला पौधा, इसमें काफी एग्जाम में टारगेट करके पूछा जाता है। आर्थिक महत्व का जो जो पौधा है वो आपके उदाहरण में दिया हुआ, जैसे लाइकोपोडियम के बीजाणु से दवाएं बनाए जाते हैं। टेरिडियम पौधे का इस्तेमाल पशु के चारे के रूप में होता है। सिलेजिनेला को सजावटी पौधे के तौर पर इस्तेमाल करते, उसमें पुनर्जीवन का गुण होता है। सिलेजिनेला में पुनर्जीवन का गुण होता है, मतलब सूख गया पौधा फिर जल डालिए फिर वह हरा भरा होने लगता है। यह विशेष गुण को हम कहते हैं पुनर्जीवन का गुण। एक एजोला, एजोला एक पौधा है और जलीय पौधा, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जलीय पौधा एजोला। और एजोला का इस्तेमाल आजकल बकरी के चारे में, मुर्गियों के चारे में व्यापक तौर पर किया जा रहा है। वैज्ञानिक, ठीक है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एजोला पर बहुत ज्यादा रिसर्च को बढ़ावा दे रहे हैं और उन्हें चारे के रूप में इस्तेमाल करने का किसानों को सलाह दे रहे हैं। एजोला ये जैव उर्वरक के तौर पर भी काम आता है। जैव का मतलब होता है जिंदा, जिंदा का मतलब सजीव। एजोला को आप खेतों में छीड़ दीजिए, खेत को वो उर्वरा शक्ति को बढ़ा देगा। तो आर्थिक महत्व के जो जो पौधे उसको आपको क्या कर लेना दोस्तों, याद कर लेना। तो क्रिप्टो गेम आप समझ गए ना। क्रिप्टो गेम के अंतर्गत थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब प्रश्नों को बनाइएगा, आपसे बनेगा, कुछ प्रश्न जरूर नहीं बनेगा, तो जब उनको प्रश्नों को देखेंगे तब। आइए नेक्स्ट क्लास में हम फेनरो गेम पर चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, ऑनलाइन वाले से कल का ऑफिस में ही चलिए ऑनलाइन वाले दोस्तों बताइए अब क्या क्या प्रॉब्लम आप लोगों का रह गया है। पॉलिटी का पुराना नोट्स लिए थे, वापस हो गया या नहीं? पॉलिटी का कौन नोट मिल रहा है? बिहार पुलिस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप हिंदी में ज्यादा, हिंदी जिसका हिंदी एक ही है उसको इंग्लिश में ही लिखते हैं, और से नोट तो पूरा हिंदी में है क्या?
चलिए कर मजा नहीं आ रहा है, पढ़ाई मजा का चीज थोड़े है। पढ़िएगा जब थोड़ा बहुत टेंशन होबे करेगा। एजोला को हिंदी में भी एजोला ही कहते हैं। 40% कौन सा आएगा? 40% आएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री से जी। याद नहीं हो रहा है। अरे आराम से निकलिए, हल्ला क्या कर रहे हैं? क्लास रेगुलर होगा, रेगुलर होगा, टेंशन क्या ले रहे हैं? केमिस्ट्री का नोट नया बन रहा है, अभी नहीं लीजिएगा, अभी पुराना वाला है। और लिखा मजा आ रहा है, अब लिख रहा है मजा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत होगा फिर व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही। तो मिलते हैं अगले क्लास